हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम इस वीडियो में चैप्टर 2 करेंगे। बेसिक 2 कर रहे थे, इसके पीछे वाले वीडियो में चैप्टर 2 के 2 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आज मेरा ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो थर्ड पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और 2-3 टॉपिक है इसमें, हम उसको इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक तो कर लिया था। तो वैक्सीन किसे कहते हैं, संचरणीय रोग। तो आज जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रोग वाहक क्या कहलाता है। तो जो जंतु या कीट रोग कारक सूक्ष्म जीवों का वहन करते हैं उसको ही क्या कहते हैं, रोगवाहक कहते हैं। एक और पढ़े तो हम लोगों ने क्या, संचरणीय रोग। तो संचरणीय रोग किसको कहते हैं कि कोई संक्रमित व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति प्रभावित होता है। किसके किसके माध्यम से, तो जल, वायु और भोजन के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति भी क्या होता है, रोग ग्रसित हो जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, तो संचरणीय रोग कहलाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मलेरिया जो होता है वो किस परजीवी से होता है। तो आपने हम सब ने पढ़ा था किसके बारे में, तो प्लाज्मोडियम से हुआ था। और डेंगू किस मच्छर से होता है, तो हम लोग ने पढ़ा था किसके बारे में, तो एंडीज के बारे में। ठीक है, और हम यहाँ तक अपना शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है, किसके कारण फैलता है और उसके बचाव का क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग किससे फैलता है, तो आप बोलेंगे कि जीवाणु से। किसे, सूक्ष्म जीव इसके कौन है, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और इसका संचरण किसके माध्यम से होता है, तो वायु के माध्यम से। और ये दिया हुआ खसरा, ये किससे होता है, तो वायरस से। चिकन पॉक्स भी किससे होता है, तो वायरस से। और पोलियो भी किससे होता है, तो वायरस से। ये सारे जितने भी वायरस से संबंधित और जीवाणु से संबंधित, जो वायरस से संबंधित जितने भी है, वो क्या होगा, वायरस वायुमंडल में फैल जाते हैं और उसी के कारण दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने लगते हैं। तो वायरस अधिकतर किससे फैलता है, तो वायु से। तो देखिए, खसरा भी वायरस से ही होता है और इसका संचरण का तरीका भी क्या होता है, तो वायु होता है। चिकन पॉक्स तो सीधे संपर्क में आने से भी, यानी जो संक्रमित व्यक्ति है चिकन पॉक्स से, उसके पास आप जाइएगा, उसके साथ रहिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। फिर पोलियो तो वायु और जल से संचरणीय होता है। इसका बचाव क्या है, तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। तो जो रोग से, ये सारे रोगों से ग्रसित है, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो से जो भी व्यक्ति ग्रसित है उसको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति से लोगों को दूर रखना चाहिए, मतलब उसको अलग कमरे में रखना चाहिए। ठीक है, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण। तो जो भी वस्तुएं वो प्रयोग कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए और लोगों से अलग रखना चाहिए और उचित समय पर क्या करना चाहिए, तो टीकाकरण करा देना चाहिए। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, तो हैजा के बारे में और टाइफाइड के बारे में। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने जान लिया कि क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। तो एक था टीबी, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, वो किससे फैलाता, तो बैक्टीरिया से फैलाता। बाकी खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये सारे फैले थे वायरस से। हैजा किससे फैलता है, तो हैजा जीवाणु से फैलता है और टाइफाइड भी किससे फैलता है, तो जीवाणु से ही फैलता है। ठीक है, इसके संचरण का तरीका क्या है, जल और भोजन। तो हैजा जिसको हुआ रहता है, अगर उसके भोजन किया हुआ भोजन अगर आप करते हैं या फिर उसके द्वारा पिया गया पानी आप पीते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आप उससे भी, आपको भी हैजा हो सकता है। ठीक है, और टाइफाइड भी जल के कारण होता है। इसका बचाव का तरीका है कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों का अपनाना। तो यानी कि उसको क्या करना है, व्यक्तिगत स्वच्छता रखना, उसको अच्छी आदत अपनाना है। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। तो भली भांति ऐसा ना कि अधकच्चा भोजन करें आप, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, भली भांति पका भोजन का प्रयोग करेंगे और पानी को क्या करेंगे, उबाल के पिएंगे और टीकाकरण समय पर करवाएंगे। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, तो हेपेटाइटिस ए के बारे में। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ते हैं। तो हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है, तो वायरस से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है, तो वायरस से। और इसका संचरण क्या है, तो जल। ठीक है, इसका उपाय क्या है बचने का, तो उबले हुए पेय का जल, यानी कि हम पानी को कैसे पियेंगे, तो उबाल के और टीकाकरण समय पर लगवाना है। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं किसके बारे में, तो मलेरिया के बारे में। ठीक है, तो मलेरिया किससे फैलता है, तो आप बोलेंगे प्रोटोजोआ से। मलेरिया
किससे फैलता है? तो प्रोटोजोआ से। और बताए थे कौन सा प्रोटोजोआ का नाम? मच्छर था, और वो उसका नाम था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्रोटोजोआ। और ये संचरण का तरीका क्या था? मच्छर। आगे दिया हुआ इसका बचाव क्या है? तो मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, साथ में कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना होने दे। यानी कि जल जमाव को हमें रोकना होगा, तभी से ये सारी बीमारियों से क्या हो सकता है? हम लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे रोगों के बारे में पता चल गया, किस किस से फैलते हैं ये भी पता चल गया, उसका बचाव कैसे करेंगे हम ये भी पता चल गया हमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया हो कि अनेक जीव जंतु केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग के कारक नहीं है, वरना ये दूसरे जंतुओं में भी उत्पन्न होते हैं। तो ये जो जीव है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, केवल मनुष्य और पौधे में ही नहीं होते हैं। ठीक है, कारक नहीं है, वरना ये दूसरे जंतुओं में भी उत्पन्न होता है। ये और उदाहरण के लिए क्या दिया है कि एंथ्रेक्स, यहाँ पे दिया हुआ एंथ्रेक्स के बारे में कि एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशी में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। तो ये जो एंथ्रेक्स नामक का बीमारी है, ये किस में फैलता है? तो मनुष्य और मवेशी दोनों में। और इससे क्या होता है? तो गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो गाय में खुर, इसमें एंथ्रेक्स नामक बीमारी में क्या होता है कि गाय में खुर, उनके खुर में और उनके मुंह में ये क्या होता है? वायरस पूरा फैल जाता है और इनको बीमारी हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि रॉबर्ट कोच ने सन 1876 ईस्वी में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि रॉबर्ट कोच ने इनका खोज किया है कब? 1876 ईस्वी में, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो एंथ्रेक्स रोग होता है किसके कारण होता है? तो एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम आगे क्या समझ लेते हैं? आगे हम समझते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो पौधे में जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दिया हुआ है कि अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोगों के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। जब उनको रोग हो जाएगा तो उनका उपज में क्या हो जाएगा? कमी। तालिका 2.2 में दिया गया है, इधर तालिका 2.2 इधर दिया हुआ है, पढ़ेंगे उसको भी, समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर हम क्या कर सकते हैं? तो नियंत्रण कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही दिया हुआ है, तुम आपके पास 2.2 का तालिका, जिसमें क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ समान रोग। ठीक है, पहला रोग है नींबू कीकर। ठीक है, पहला रोग कौन सा है? नींबू कीकर। तो रोगों का नाम क्या है? नींबू कीकर। और किसके कारण फैलता है? तो जीवाणु का। संचरण का तरीका क्या है? तो वायु के माध्यम से ये फैलता है। आगे दिया हुआ है नींबू में कीकर नाम का बीमारी होता है। गेहूं में क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है। गेहूं में क्या होता है? तो रस्ट है। किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। और इसका संचरण होता है वायु एवं बीज के तरीके से, ये क्या हो जाता है? संचरण हो जाता है। आगे दिया हुआ है भिंडी की पीत। तो भिंडी की पीत किससे फैलता है? तो वायरस से। और इसके वाहक कौन से? संचरण का तरीका क्या होता है? तो कीट होता है। आगे समझते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मनुष्य में आप लोगों ने देख लिया कि हैजा होता है, टाइफाइड, खसरा, पोलियो, ये सारी बीमारी। अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत पौधों के बीमारी में भी जान लिया कि नींबू में कैकर नाम का हो जाएगा, गेहूं में रस्ट लग जाता है, भिंडी की पीत लग जाती है। ये सारे जीवाणु, कवक और वायरस से फैलते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि रक्त विषाक्तता क्या होती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। ठीक है, दिया हुआ है कि बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन यानी उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तता का कारण है। तो बूझो क्या होता है कि जाता है, ठीक है, अपने मित्र के शादी में, वहाँ अच्छा भोजन देखता है तो उसका मन हो जाता है, वो बहुत सारा भोजन को कर लेता है। तो जब वो बहुत सारा भोजन अब घर आता है तो उसको क्या होने लगती है? तो उल्टियाँ होने लगती है। तो डॉक्टर बताता है कि उनको क्या हो गया है? तो फूड पॉइजनिंग हो गया है। अब यहाँ पे कह रही है, पहली को आश्चर्य हुआ कि भोजन विष कैसे बन सकता है। आप ही सोचिए कि भोजन जो हम कर रहे हैं वो विष कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे फिर उसका आंसर है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से रक्त खाद्य विषाक्तता हो जाती है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो संदूषित भोजन करने से, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या कर लेते हैं? दूसरे सारे वायरस, जैसे हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था कि जो कीट उट क्या होते हैं, संदूषित जो वायरस वाले बीमारी वाले होते हैं उस पर बैठ के, और अब
भोजन पे आके बैठ जाते हैं तो भोजन हमारा क्या हो जाता है, संदूषित हो जाता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन पर खाद्य विषाक्तता हो सकती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाली जीवाणु कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न होती है। तो जो हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी कैसे हो जाते हैं, तो विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देता है। यह भोजन को कैसा बना देता है, तो जहरीला बना देता है। इसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रसित हो सकता है। तो जब हम विषाक्त भोजन कर लेते हैं तो व्यक्ति हम क्या हो जाते हैं, तो रोग से ग्रसित हो जाते हैं अथवा कभी कभी इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये देख लीजिए ये फूड पॉइजनिंग कितना खतरनाक है कि अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम फूड पॉइजनिंग हो गया तो कभी कभी इतनी ज़्यादा भयंकर हो जाती है कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अतः यह आवश्यक है हमें अपने भोजन को संदूषित होने से बचाना होगा। तो हमको क्या करना है, हमेशा अपने भोजन को ढक के रखना होगा। अगर हम ढक के नहीं रखेंगे तो वही सूक्ष्म जीव आएंगे और हमारे भोजन को संदूषित करके चले जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या, खाद्य परिरक्षण, यानी कि हम अपने खाद्य का परिरक्षण कैसे कर सकते हैं। दिया हुआ है कि अध्ययन 1 में हम अपने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपयोग के विषय में पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि जो हम लोग फसल से खेत काट के लाते हैं तो उसको बचाने के लिए हम किस किस का चीज़ का, जूट के बोरे का प्रयोग करते हैं, नीम की पत्तियों सुखा कर डाल जाता है ताकि हमारा फसल क्या हो, खराब ना हो। तो यही बता रहा है कि चैप्टर 1 में हम लोग ने पढ़ा है हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार, तो पका हुआ भोजन को हम घर में परीक्षण कैसे कर सकते हैं, मतलब कि घर में उसको कैसे शुद्ध रूप में रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि खुले नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देती है। तो आप लोग ने भी देखा होगा कि खुले स्थान पर जब ब्रेड रखा जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर की कुछ परत चढ़ जाती है। वो क्या होती है, तो वो कवक होता है। ठीक है, वो क्या होती है, तो कवक होती है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। सूक्ष्म जीव क्या तो ये क्या कर देता है कि सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। सूक्ष्म संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगता है, इसका स्वाद भी क्या होता है, खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो भोजन का संदूषण भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, कह रहे कि पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिन तक वह नहीं खा पाई। तो पहेली कुछ आम खरीदती है लेकिन वो कई दिन तक उसको खा नहीं पाती है। ठीक है, परंतु खाने पर बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए हैं, परंतु वह जानना चाहती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार कभी समय पर संदूषित नहीं होता है, कभी समय पर संदूषित नहीं होता है। वह भ्रमित है। अब बताइए, जब पहेली खरीद के लाती है आम, वो 4 दिन तक नहीं खाती तो वो क्या होता है, सड़ जाता है। जबकि हम लोग अपने घरों में देखते होंगे कि अचार जो होता है काफी लंबे समय तक हम लोग रखते हैं लेकिन वो फिर भी क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो यही बता रहा है कि आइए हम इस खाद्य परीक्षण के कुछ समान तरीके का अध्ययन करो और जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं, हमें इन सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करना है, रसायन का प्रयोग करना है। रसायन का प्रयोग जैसे नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। तो नमक और खाद्य तेल का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि से रोकने के लिए। ठीक हो गया, कह रहा है कि अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो ये जो भोजन को क्या कर रहे हैं, ये रक्षा प्रदान करे, इसको हम क्या कहते हैं, तो परिरक्षक। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोग नमक का प्रयोग अचार बनाने में बहुत सारे नमक का प्रयोग किया जाता है और खाद्य अम्ल का भी। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसिल नामक, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसिल फाइट सामान्य परिरक्षक है। जैम और श्वेस ना बनाने में इस रसायनों का प्रयोग इन संदूषित होने से बचाता है। तो जैम और सॉस बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है। आगे क्या हुआ, नमक द्वारा परिरक्षण। नमक के द्वारा परिरक्षण पढ़ते हैं। नमक के द्वारा परिरक्षण, सामान्य नमक का प्रयोग मछली और मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में डाल देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण के लिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो नमक होती है वो क्या करती है, जीवाणु की वृद्धि होने से रोक लेती है। और मांस और मछली को सूखे नमक में डाल दिया जाता है, इससे उनकी रक्षा हो जाती है, जल्दी सड़ते नहीं है।
और नमक का प्रयोग आम, आंवला एवं इमली की परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। तो आम, आंवला और इमली के परीक्षण के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। आगे का देखते हैं कि चीनी का परीक्षण, चीनी कैसे हमारे खाना को बचाती है। नमक का तो देख लिए, अब थोड़ा चीनी का देख लेते हैं। कह रहा है कि जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो चीनी द्वारा। चीनी का प्रयोग से सामान्य खाद्य की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करती है। तो चीनी भी क्या करती है, उसके नमी जो आती है हमारे भोजन में, उसको क्या करती है, कम कर देती है, जिससे जीवाणु के वृद्धि को नियंत्रण कर लिया जाता है। तो चीनी भी परिरक्षण का कार्य करती है। आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आगे पढ़ लेते हैं तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण। तो तेल और सिरका द्वारा पढ़ते हैं कि तेल और सिरका कैसे बचाता है। तो तेल एवं सिरके का प्रयोग अचार को संदूषण से बचने में किया जाता है। संदूषण मतलब होता है खराब होना, ठीक है। तेल एवं सिरके का प्रयोग अचार को संदूषण बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जी, फल, मछली एवं मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो तेल और सिरका से हम किसको बचा सकते हैं? तो सब्जी, फल, मछली और मांस का भी परिरक्षण कर सकते हैं। आगे है गर्म एवं ठंडा करना। तो गर्म और ठंडा करने से भी हमारे खाद्य का परिरक्षण हो सकता है। क्या दिया हुआ है कि आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने पर अनेक सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम तापमान सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती है। तो या फिर हम उसको बहुत ठंडा कर लेते हैं तो वो सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती, या फिर हम गर्म करते हैं तो सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कह रहा है कि थैलियों में आने वाले दूध संदूषित क्यों नहीं होते? जो पैकेट में दूध आता है वो क्यों होता है? संदूषित नहीं होते, जल्दी खराब नहीं होता है। मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चीकृत होता है, जिसे कि पाश्चीकृत होता है। आगे दिया पाश्चीकरण क्या है? पाश्चीकरण आखिर पूछ रहा है कि बूझो ये पाश्चुरीकरण क्या है। तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि पाश्चुरीकरण क्या है। तो दिया हुआ है कि पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो दूध हम पैकेट में खरीद के लाते हैं, हम उसको बिना उबाले भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कितना, आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध को क्या किया जाता है? तो 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। तो 70 डिग्री सेल्सियस पर कितने सेकंड? 15 से 30 सेकंड तक क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। फिर एकाएक ठंडा कर उसको अब एकाएक उसको क्या किया जाएगा? ठंडा करके उसके बाद भंडारण इसका कर दिया जाएगा। ऐसे करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो इसका खोज जो किया है, किसने किया है? तो पाश्चुरीकरण कहते हैं, लुई पाश्चर ने किया था। इसका खोज किसने किया? तो लुई पाश्चर ने किया है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आगे क्या है? तो आगे दिया हुआ है कि भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण और पैकिंग समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि आजकल मेवा एवं सब्जी भी वायु रोधी सील किए गए पैकेट से बेचे जाते हैं। तो आजकल मेवा और सब्जी भी क्या करती है? ऐसा सील में पैक किया जिसमें वायु नहीं जा सकती, जिससे सूक्ष्म जीव की सुरक्षा होती है। तो अगर हम उसको ऐसा सील करें जिसमें वायु प्रवेश ना करे, तो वो क्या हो जाएगी? सूक्ष्म जीव की वृद्धि होने नहीं देगा। अगर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी भोजन है वो क्या होगा? खराब नहीं होगा। इतना तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हो कि हमने कक्षा 7 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था। तो जो राइजोबियम हम लोगों ने जीवाणु के बारे में पढ़ा था, जो दलहनी फसलों के जड़ों में होती है। कह रहा है कि जो लेग्यूम पौधे यानी कि दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती है। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे कि सेम और मटर जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके बारे में अलग भाग में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। थोड़ा सा नाइट्रोजन चक्र पढ़ लेते हैं।
कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78%। ठीक है, नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। तो आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन किस में होता है, तो पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का प्रयोग सीधे नहीं करते हैं, तो पौधे और जंतु वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जो नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते, तो क्या करते हैं, नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर स्थिरीकरण कर उसको नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा चल जाता है, तो पौधे इसका उपयोग क्या करते हैं, जड़ तंत्र में चला। इसके पश्चात अवशेष नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु इनमें प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चला जाता है। तो कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक को क्या कर देते हैं, तो पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी एवं उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग में किया जाता है। कुछ जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं, जो कहाँ चल जाते हैं, तो वायुमंडल में। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यहाँ पे जो दिया हुआ है नाइट्रोजन चक्र दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक ये परिवर्तित करते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनी यौगिक को इसमें गैस में परिवर्तित करता है। ये वायुमंडल वाले नाइट्रोजन उसको क्या करता है, पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु और नीले हरे शैवाल का स्थिरीकरण कर देते हैं। फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, ये पुनः मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में। फिर यहाँ से देखिए सब एक दूसरे से ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके वजह से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है वो क्या हो जाता है, तो स्थिर रहता है। आगे ये सारी चीजें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको प्रमुख शब्द क्या करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं होगा, जितने भी इस चैप्टर में हुए हैं, इस सारे चैप्टर में इस सबको अच्छे से पढ़ाया गया, हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि अगर ये आपसे नहीं होता है, या आपने खुद से करने की कोशिश करिए, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसको भी करवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।